हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.6। इसको सीखने से पहले हम सीखेंगे कुछ रूल्स, लॉज एंड एक्सपोनेंट्स के रिगार्डिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो जिसकी हेल्प से आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत इजी लगेगी। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें क्या सिखाता है, जिससे कि हम इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ है, अगर हमारे पास है a रेज टू दी पावर p इंटू a रेज टू दी पावर q, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम बेस कहते हैं और इसे हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अगर बेस सेम हो तो ये जो एक्सपोनेंट्स या जिसे आप पावर भी कहते हो, अगर ये बेस सेम हो तो ये जो ऊपर की पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अगर 2 रेज टू दी पावर 3 एंड 2 रेज टू दी पावर 2 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है हमारा और पावर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5। ठीक है, अब यहां पर जो सेम बेस है वो मल्टीप्लीकेशन से अटैच्ड थे। अगर यही सेम बेस डिवीजन में हो तो हम क्या करेंगे, तब हम इन पावर को, ये जो एक्सपोनेंट्स हमें गिवन है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा p माइनस q। एग्जाम्पल देखें इसका, अगर 2 रेज टू दी पावर 3 है एंड 2 रेज टू दी पावर 2 है, तो लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 2 विच विल गिव अस 2 रेज टू दी पावर 1। तो मल्टीप्लीकेशन में ये कैसे अटैच हो रहे हैं, एडिशन के थ्रू। और अगर वही बेस डिवीजन में है तो ये कैसे रिलेट हो रहे हैं आपस में, सब्ट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लीकेशन में अगर सेम बेस है तो पावर्स हम ऐड कर देंगे, और अगर डिवीजन में पावर्स अलग है, बेस सेम है, तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे। अब थर्ड लॉ क्या कहता है हमें, अगर a रेज टू दी पावर p एंड होल रेज टू दी पावर q है, तो ये जो दोनों पावर्स हैं अलग अलग, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर 2 रेज टू दी पावर 2 एंड होल रेज टू दी पावर 3 है, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, 2 रेज टू दी पावर 2 3 6, इस तरीके से आप लिख दोगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है कि अगर a रेज टू दी पावर p इंटू b रेज टू दी पावर p है, यहां देखो बेस अलग हो गया, ये दो अलग अलग नंबर है, बट इन दोनों नंबर के ऊपर पावर सेम है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वो जो अलग अलग पावर थी उसे हम होल की पावर लिख देंगे। ठीक है, जैसे अगर ये 2 रेज टू दी पावर 2 एंड 3 रेज टू दी पावर 2 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 होल रेज टू दी पावर 2 विच विल गिव अस 6 रेज टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स थे और इन्हीं छोटे छोटे रूल्स के थ्रू हम करेंगे आगे की अपनी पूरी एक्सरसाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, बहुत इजी इजी पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 64 रेज टू दी पावर हाफ, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो बेटा 64 को अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें कौन सा एक कॉमन फैक्टर मिलता है कि जिसका होल करने पर एक सिंगल डिजिट कोई ऐसे मिल जाए जिसका कुछ होल हम कर सकें। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, हमने देखा कि ये सारा 2 से ही प्राइम फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इट मीन्स हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर, कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6,
2 रेज टू द पावर 6, यानी अगर हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, ठीक है। और बाहर क्या है हमारे पास, ये वाली पावर हमें ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में। तो हमने ये वाला लॉ किया था ना कि अगर a रेज टू द पावर p एंड होल रेज टू द पावर q हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a रेज टू द पावर p इंटू क्यू, ऊपर की दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब अगर आप 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ से, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 2 रेज टू द पावर 3 बचा है सिर्फ, और 3 1 जा 3, तो 2 का क्यूब क्या होता है, a। ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 32 रेज टू द पावर 1/5। तो अब अगर 32 को हम देखें, ये देखो ऊपर हमने किया हुआ है, 32 इसी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आ रहा है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 32 मिल रहा है, ठीक है। और साथ में कौन सी पावर है, 1/5। तो इसमें कौन सा, यही वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा। दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगेन ये कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, 2 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा बच्चा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे उतना ज्यादा आप इन क्वेश्चंस में परफेक्ट होगे। बस सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है ना उसे दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है 125 रेज टू द पावर 1/3। तो अगर हम 125 को प्राइम फैक्टराइज करके देखें, ये हो गया। इट मीन्स 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 मिल जाएगा। और ऑलरेडी जो पावर गिवन है वो 1/3 है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वही जो फर्स्ट वाला हम यूज कर रहे हैं, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 5 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो बहुत सिंपल था, एक ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने तीनों पार्ट इसके सॉल्व कर दिए। तो अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट 9 रेज टू द पावर 3/2। बिल्कुल जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर आए हैं उसके जैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, चलो सॉल्व करते हुए देखते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या है 3/2। तो जो हम इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर आए हैं उसमें न्यूमरेटर में 1 गिवन था और यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर में भी कोई नंबर गिवन है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 रेज टू द पावर 3 और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 रेज टू द पावर 3 दैट इज 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 27। सेकेंड पार्ट में 32 रेज टू द पावर 2/5। 32 कब आएगा, अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। आप इसे प्राइम फैक्टराइज कर देख लेना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करके दिखाया हुआ है, तो वैसा ही है। कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 16 रेज टू द पावर 3/4। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। और लास्ट पार्ट है इसका 125 रेज टू द पावर -1/3, जो थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने
पॉजिटिव पावर्स के साथ डील किया है, लेकिन इस पार्ट में हमें पावर के साथ नेगेटिव साइन मिला है। तो नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे। ठीक है, जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर में क्या पार्ट है, कुछ नहीं है, नीचे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, नंबर को जैसे हम रेसिप्रोकल आपने पहले भी लिखे है ना, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर कि हम उस नंबर को रिवर्स करके लिख देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है। 125 को 5⁻³ लिख सकते हैं, और इंटू में 1/3 गिवन है। तो हमारे पास क्या बचा, 1/5 ओनली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है गिवन नंबर्स को। ठीक है, तो वही लॉ है हमारे पास, कुछ भी नया नहीं है, बेस सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 2⁻² प्लस 1/5। और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा, 15। आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हो। और उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है सॉल्व करने का, हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को, इसे और इसे, ठीक है, ये वाले जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, ये और ये दोनों को डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड करवाकर जो आता है उसे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 और 15 को डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आया। ऐसे ही आप आगे प्रोसीड करोगे। 5 और 15 को डिवाइड करवाया तो 3 आया, और 3 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 ही आ गया। बच्चे इसके अंदर बहुत मिस्टेक करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड होता है इसको करने का, वो आपको ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करके अप्लाई करके देखना है बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि देखो 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। ठीक है ना, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दे 10 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दे 3 आ गया। लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर सपोज 16 है, यहाँ पर 4 है, तो आप 16 इंटू 4 करके वहां 64 नहीं लिखोगे एलसीएम। 4 और 16 का एलसीएम एक्चुअली आप सॉल्व करके देखोगे तो वो 16 आएगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर जो ये ऊपर की टर्म है वो हमारे पास आती कैसे है कि वो हर क्वेश्चन में उसी तरीके से आप यहाँ ऊपर के डिजिट्स तक पहुंच सको, वो हम लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया है। तो करना क्या है कि पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स को डिवाइड कर दोगे, जो आएगा उसको ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, ऐसे यहाँ वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, जो आया उसको ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करवाया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आंसर क्या आ जाएगा, 10 + 3 13 अपॉन में 15। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड में हम देखते हैं। सेकंड है 1/3 raised to the power 3 and whole raised to the power 7। तो बेस तो एक ही है हमारे पास और पावर डबल है। इन डबल पावर को अटैच कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई के थ्रू। तो हम 3 और 7 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो आएगा वो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। थर्ड पार्ट में 11 raised to the power half अपॉन 11 raised to the power 1/4। बेस सेम है, पावर अलग है, और ये दोनों जो बेस है वो डिवाइड के थ्रू अटैच है। तो डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। हमने यही सीखा था ना पिछले लॉ में, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखकर आए हैं।
अब देखो यहाँ 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 4 जा 8 नहीं लिखेंगे हम, जैसे यहाँ 3 5 जा 15 आ गया। यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। मैं आपको बता भी देती हूँ एक बार एलसीएम निकालने का तरीका। देखो 3 और 5 का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा फाइनल, जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। बट अगर हम 2 और 4 का एलसीएम निकालें तो कितना आया, 4 आ गया ना। अब कैसे करोगे इसको, फिर से दोनों को डिवाइड किया, 2 आया और उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 ही आ गया। फिर 4 एंड 4 को डिवाइड करवाया 1 एंड 1 1 जा 1, ये हमारे पास आ गया 11 रेज टू दी पावर 1/4। ठीक है, तो एलसीएम में बेटा मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपको वही मेथड इजी लगता है ना, तो मैं आपको इसे दूसरे तरीके से भी करके दिखा देती हूँ। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे 2 4 जा 8 कर दिया, उसके बाद 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। आंसर आपके पास बोथ वे सेम ही आने वाला है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, तो ये क्या हो गया 1/4। देखो आंसर हमारे पास सेम ही आया है, बट ये वाला जो मेथड है वो एक स्टैंडर्ड मेथड है। वो कई बार जब डिजिट्स नीचे बड़ी होती हैं तो वो तब हमें हेल्प करता है, क्योंकि अगर डिजिट्स बड़ी हो, यहाँ तो छोटी थी 2 4 जा 8 हमने लिख दिया, यहाँ हो 156, यहाँ हो 11, तो हमें दिक्कत होगी ना करने में फिर, और टाइम भी ज्यादा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, बट इन केस अगर आपको इसे समझने में ट्रबल होती है तो आप फिर इस मेथड से भी कर सकते हो। फाइनल जो आंसर आपके पास आएगा वो तो सेम ही आएगा। ठीक है, हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, बट कोई बात नहीं, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वी विल डू अदर वे राउंड ऑल्सो। तो अब हमारा इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 4, और उसे हम जल्दी से देख लेते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल है वो। पार्ट 4 में है 7 रेज टू दी पावर हाफ इंटू 8 रेज टू दी पावर हाफ। बेस अलग अलग हो गए लेकिन पावर एक ही है। तो हमने ये वाला रूल पढ़ा था ना, a रेज टू दी पावर p इंटू b रेज टू दी पावर p इज इक्वल्स टू a इंटू b होल रेज टू दी पावर p। तो ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 होल रेज टू दी पावर हाफ इक्वल्स टू, इंटू अगर डेसिमल जैसा लग रहा है तो हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 7 8 56 रेज टू दी पावर 1/2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.6 इट मींस हमारा चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।